हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम आज प्रूफ करेंगे वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन था पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, इसमें जो बेसिक एजम्पशंस था वो ये था कि काइनेटिक जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट होते हैं, पॉइंट मॉलिक्यूल उनको माना गया था, उनकी साइज को कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है, उसको नेग्लेजिबल माना गया था, नेग्लेक्ट किया गया था। उसके बाद से इस रिजल्ट पे पहुंचे थे। ठीक है। तो बाद में तमाम एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए, जैसे रिनॉल्ट का एक्सपेरिमेंट होता है, एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट होता है, एमेगैट्स का एक्सपेरिमेंट होता है। तो उसमें जो जो वास्तव में जो गैसेज होती है उनका जो बिहेवियर था वो इससे डेविएशन पाया गया। ठीक है। तो इसी वजह से बाद में फिर ये अभी मीन फ्री पाथ के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्लेसियस जो है वो बताते हैं कि भाई गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, वो फाइनाइट साइज होता है कुछ न कुछ हर एक मॉलिक्यूल का। तो इस बेसिस पे क्लेसियस ने मीन फ्री पाथ की भी सटीक एक्सप्लेनेशन दिया था उसका। ठीक है। तो बाद में फाइनाइट साइज को कंसिडर किया गया और दूसरा एजम्पशन लिया गया 1864 में हर्न के द्वारा। एक थियरी दी जाती है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को वीक मतलब फोर्स से अट्रैक्ट भी करते हैं, उसमें इंटरेक्शन भी होता है। कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, देखिए लिखा गया है यहाँ पे। तो इस वजह से गैस में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी होने के साथ साथ। ठीक है। तो इन दोनों को बेसिक एजम्पशंस को इन दोनों एजम्पशन को लेते हुए हम इसमें थोड़ा सा इस रिजल्ट में सुधार करके और वान डेर वाल इक्वेशन को मतलब वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है। इससे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ जो ये भी होता है वो पूरा गैसियस जो मॉलिक्यूल्स थे उस कंटेनर में, मान लीजिए ये भी वॉल्यूम का कंटेनर है, तो इस गैसियस मॉलिक्यूल्स को मोशन करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल होता था ये भी इस चीज़ को डिनोट करता था। तो यहाँ पे चूंकि पॉइंट मासेस होते थे तो इसीलिए पूरा वॉल्यूम उनके लिए अवेलेबल होता था। यहाँ पे फाइनाइट साइज होने के वजह से, ठीक है, जो करेक्शन किया गया इसमें वो ऐसे है कुछ कि फाइनाइट साइज होने की वजह से इस कंटेनर का वॉल्यूम यदि भी है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को ये पूरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है मोशन करने के लिए। ठीक है। जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो भी से कुछ कम है। ठीक है। तो इस रिडक्शन को हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो वॉल्यूम अवेलेबल होता है वो क्या होता है, भी माइनस बी। ठीक है। और बाद में हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये जो बी होता है वो कितना होता है, तो कुल जो इसमें सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं उन जितना भी वॉल्यूम है उनका, उनके 4 टाइम्स, यानी 4n VM, मतलब पूरा जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, उनका 4 गुना। ठीक है। तो आइए इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं फ्रेंड्स हम। तो देखिए, हम जानते हैं कि कभी भी दो मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इसका कंडीशन ये है कि उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 2r के इक्वल, यानी कि d के इक्वल होनी चाहिए, 2r। ठीक है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स जो भी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, ये 2r रेडियस का एक यदि हम यहाँ से स्फीयर, एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसीडर कर लें, ठीक है, तो ये तो अवेलेबल नहीं है किसी भी अदर मॉलिक्यूल के मोशन के लिए, इतनी जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ये इसी मॉलिक्यूल के प्रेजेंस के कारण है। ठीक है। तो कितना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं, इस स्फीयर, ये जो स्फेरिकल वॉल्यूम है उसको हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है। VS से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यह कितना हो गया, 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब, मतलब 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम यदि VM है तो ये VS जो स्फीयर ऑफ एक्सक्लूजन हो गया, ये 8 इंटू VM के इक्वल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है। तो अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि अब यदि एक वॉल्यूम है किसी कंटेनर में, ठीक है, तो फर्स्ट वॉल्यूम के लिए जो पूरा स्पेस होता है वो खाली होता है, उसके मोशन के लिए पूरा स्पेस अवेलेबल है भी। सेकेंड मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, V माइनस VS, ये वॉल्यूम अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V माइनस 2 माइनस 1 VS। ठीक है। और ऐसे ही थर्ड मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें तो V माइनस 2 माइनस 1 VS। ठीक है। ये अवेलेबल होता है। nth मॉलिक्यूल की बात यदि हम करें तो V माइनस n माइनस 1 इंटू VS, ये अवेलेबल होता है। अब देखिए, एक एवरेज एक मॉलिक्यूल के लिए
कुल कितना वॉल्यूम अवेलेबल है इसको यदि हम पाना चाहें तो हमको इस पूरे का एवरेज लेना होगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है उसके मोशन के लिए, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, I=1 से लेके n तक, यदि n मॉलिक्यूल है उसमें तो, ठीक है। ये हो जाएगा v माइनस I-1 Vs अपॉन n, ठीक है। तो v ऐसे ऐड होते होते n टाइम्स ऐड होगा, तो ये हो जाएगा n इंटू v, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, I=1 से लेके n तक I-1 ये जो होता है वो होता है n/2, ठीक, n-1, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ प्रयोग करेंगे। भी जो है n टाइम्स जुड़ के जो है वो क्या देता है, n भी, और माइनस इसके जगह समेशन ऑफ I-1 की जगह हम लिख देंगे n/2 n-1 इंटू Vs, ठीक है। और ये टोटल में अपॉन n है। तो ये वॉल्यूम जो होगा ये एवरेज वॉल्यूम होगा किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है n को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और n यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों यहाँ से कॉमन होंगे और इसके बाद ये नीचे वाली n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा v माइनस n-1/2 इंटू Vs, ठीक है। ये वॉल्यूम जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बच जाएगा, ठीक है। और यदि हम ये भी कंसीडर कर लें कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये -1 को भी हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है मोशन के लिए वो क्या मिलता है, v मतलब टोटल वॉल्यूम जो है -n/2 इंटू Vs, ठीक है। और Vs की जगह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 Vm आया था मेरा, ठीक है। तो 8 Vm यदि यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे तो 8 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस 4n Vm, ठीक है। तो यही चीज़ जो है v माइनस b, ये एवरेज वॉल्यूम अवेलेबल जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यही चीज़ जो है ये हमने अभी कुछ देर पहले बताई भी थी कि कुल जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, उसका 4 टाइम्स, ठीक है, ये b होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन होता है। फिर से अगला करेक्शन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है करेक्शन फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी सेकेंड एजम्पशंस में कंसीडर किया था कि जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब कंटेनर में कोई बीच में यदि मॉलिक्यूल है तो उसके चारों ओर जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस बीच वाले मॉलिक्यूल की तरफ ये मतलब चारों ओर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पे जो नेट फोर्स है इस मॉलिक्यूल पे, ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन कंसीडर करिए एकदम मतलब ये जो वॉल के पास हैं, ठीक है, ये ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स के केवल एक तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे नीचे की यहाँ इस केस में नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इस पे नीचे डाउनवर्ड की दिशा में नेट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये जब मॉलिक्यूल इस कंटेनर से टकराने जाएंगे, ठीक है, तो इनको इस नीचे की तरफ लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को जो है ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इसमें कोलिजन होने के लिए इसको ओवरकम करना जरूरी है, इस अट्रैक्शन को जो कि इस दिशा में। तो इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो जाती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब इनकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होना डैट मीन्स मोमेंटम कम होना, और यानी कि ये कम फोर्स के साथ इस वाल पे कोलाइड करेंगे, ठीक है। डैट मीन्स कि प्रेशर जो होता है वो कुछ डिक्रीज कर जाता है। तो एक्सपेरिमेंट्स में जो पाया गया कि परफेक्ट गैस के इक्वेशन से कैलकुलेशन करने पे जो प्रेशर आता था वो प्रेशर ज़्यादा होता था, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, कि जो प्रेशर होता है वो रियल गैसेस में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस रिडक्शन को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए इस डेल्टा पी को हम एक नाम देते हैं कोहेसिव प्रेशर, ठीक है। कोहेसिव प्रेशर, ये प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये कहा गया, ये कितना होता है, तो ये फ्रेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इस जो भी वाल के करीब जो भी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इस सरफेस में
जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या, मतलब नंबर डेंसिटी, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होती है n/v होता है जो कि, ठीक है। और यह प्रोपोर्शनल होता है जस्ट बिलो जो लेयर है जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स उस पर लग रहा है, उसकी नंबर डेंसिटी, डैट मीन्स कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मॉलिक्यूल्स इसमें है। तो इसमें भी सेम कहानी है, n/v, ठीक है। तो इसके ये प्रोपोर्शनल होता है कितना प्रेशर डिक्रीज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/v²। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें तो हमारा डेल्टा P बन जाएगा a-n²/v²। और देखिए n जो है वो भी एक कांस्टेंट नंबर ही है, तो इसको हम a/v² से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अब हमको इस इक्वेशन को जब बदल के, ठीक है, ये म्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा यदि 1 मोल गैस की बात हम करें तो इस इक्वेशन को बदल के यदि हम वान डर वाल्स इक्वेशन पे पहुँचना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, P जो अब हम नापते हैं रियलिटी में, ठीक है, ये इस P के इक्वल तो मिलता नहीं है, ठीक है, ये कुछ कम मिलता है, ठीक। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो P हम मेजर करते हैं, ठीक है, रियल गैसेस के लिए जो कि कुछ कम मिलता है, उसको ऐसे लिखते हैं कोहेसिव प्रेशर के साथ ऐड करके, ठीक है। और ये V जो होता है, जो अवेलेबल वॉल्यूम है, ये तो आपको पता ही है कि V नहीं तो आके ये V-B होता है, इज इक्वल टू RT। यही जो था ये वान डर वाल्स का इक्वेशन था, ठीक है। अब डेल्टा P हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स क्या है, a/v², और ये हो जाएगा V-B इज इक्वल टू RT। तो यही जो है ये हमारा वान डर वाल्स का इक्वेशन है फ्रेंड्स। और ये इक्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 मोल जब गैस लिए हैं तब के लिए है। और फ्रेंड्स यदि हम n मोल गैस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इस टर्म में n² से मल्टीप्लाई करते हैं और इस टर्म में n से मल्टीप्लाई करते हैं और ये nRT हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये n मोल गैस के लिए वान डर वाल्स का इक्वेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों का सभी लोगों को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स यदि कोई भी दिक्कत महसूस होती है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासतौर से उनसे जिनको इसकी ज़रूरत है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।